हेलो दोस्तों, हिंदी साहित्य श्रृंखला का तीसरा वीडियो लेकर मैं आया हूं और आज हम चर्चा करने वाले हैं अपभ्रंश की। अपभ्रंश पाली प्राकृत के बाद आने वाली तीसरी अवस्था है, जिसे मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था कहते हैं, जो 500 ईस्वी से 1100 ईस्वी के मध्य प्रचलन में थी। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ है भ्रष्ट भाषा। जो भाषा अपने पद से भ्रष्ट हो चुकी हो उसे अपभ्रंश कहते हैं। जैसे व्याड़ी, पतंजलि, हेमचंद्र और दंडी आदि प्रमुख भाषा शास्त्रियों की व्याख्या से ये प्रतीत होता है कि जिस भाषा के शब्द संस्कृत के मानक शब्दों से विकृत हुए हों उसे ही भ्रष्ट भाषा या अपभ्रंश कहा जाता है। ठीक है, इसके अध्ययन के स्रोत क्या क्या हैं? अध्ययन के स्रोत बौद्ध हैं, रासो जो ग्रंथ लिखे गए आदिकाल में वो हैं, और विशेषकर जैन साहित्य जैसे महापुराण, और भी हैं जैसे जसहर चर्यु, राय कुमार चर्यु, भविष्यत कहा। और कालिदास के जो नाटकों में निम्न वर्ग के पात्र होते थे उनकी भाषा भी अपभ्रंश हुआ करती थी, और इसकी विकास की प्रक्रिया से जुड़े हुए विवाद हैं। ठीक है, जैसे एक बात तो सब स्वीकार है कि अपभ्रंश के विकास में संस्कृत की देशीय परंपरा के साथ साथ बाहरी प्रभाव भी शामिल रहे हैं। ठीक है, 7वीं शताब्दी के आसपास उत्तर पश्चिमी भारत में गुर्जर, आभीर और जाट आदि समूह बसने लगे जो संस्कृत की परंपरा में दीक्षित नहीं थे। उनकी भाषा को आरंभ में भ्रष्ट समझा गया। धीरे धीरे उनकी भाषा पर शौरसेनी प्राकृत का प्रभाव पड़ा तथा भाषा क्षेत्रीय भाषा के नज़दीक आने लगी। भाषा जो है ये क्षेत्रीय भाषा के नज़दीक आने लगी। ठीक है, तो इस तरीके से धीरे धीरे अपभ्रंश का विकास हुआ। तो इसका जो एक निष्कर्ष है वो हम लिख सकते हैं कि संस्कृत की देशीय परंपरा के साथ साथ कुछ बाहरी प्रभाव भी शामिल रहा। जैसे पिछले 2 चरणों में हम देखते हैं कि बाहरी भाषाओं का प्रभाव उन पर कम रहा या बाहरी संस्कृतियों का प्रभाव कम रहा है। अपभ्रंश भाषा या भाषिक विकास की स्थिति। ठीक है, अब इसमें सुनीत कुमार चटर्जी जैसे विद्वानों ने स्पष्ट माना है कि सुनीत कुमार चटर्जी एक बड़े भाषा वैज्ञानिक थे। शुरुआत में इन्होंने हिंदी के विकास में काफ़ी योगदान दिया है, हर जगह इनका नाम पाया जाता है। तो सुनीति कुमार चटर्जी जैसे विद्वानों ने स्पष्ट माना है कि अपभ्रंश भाषिक विकास की स्थिति है, भाषा नहीं। जैसे कुछ विद्वानों का ये मत है कि ये एक भाषा नहीं है, अपने आप में ये पूर्ण भाषा नहीं है, बल्कि ये एक संक्रमण की स्थिति है या विकास की स्थिति है, जो भाषा के तौर पर उसमें आम जन में प्रचलित थी, ये कोई मानक भाषा नहीं बन सकी। दूसरा मत है कि अपभ्रंश हिंदी प्रदेश के उत्तर पश्चिम भूभाग की भाषा है। जैसे एक दूसरा मत है कुछ विद्वानों का कि ये जो अपभ्रंश है ये हिंदी प्रदेश के उत्तर पश्चिम भूभाग की भाषा है। जैसे जो आज का पाकिस्तान है और ये गुजरात है, इस सब क्षेत्र की जो भाषा थी इसको अपभ्रंश कहा गया। अब देखिए, हम लोगों ने इसके बाद थोड़ा सा परिचय ले लिया। अब हम भाषा संबंधी विशेषताओं की चर्चा करेंगे। जैसे हमने पिछली भाषाओं के साथ पाली और प्राकृत में क्या किया, पहले ध्वनि संरचना, व्याकरणिक संरचना और शब्दकोश की चर्चा की थी। अब इसमें देखिए हम ध्वनि संरचना पे आते हैं। ठीक है, ध्वनि संरचना में क्या होता है, अ और औ नहीं मिलते। यहाँ पर अ और औ जो है उनका लोप हो गया। अब ये जो है पाली में ही ए और ओ हो गए थे, तो उसी तरह से यहाँ भी इस्तेमाल होते रहे। दूसरा नंबर है री का प्रयोग नहीं। ठीक है, री जो ऋषि वाला री है उसका प्रयोग खत्म कर दिया गया, इसका उच्चारण री के रूप में होने लगा। जैसे ऋण का ऋण हो गया, गृह का गेह हो गया। ठीक है, अब तीसरा क्या है, उकार बहुला भाषा के रूप में विकसित हुई। ठीक है, उकार बहुला मतलब कि उ जो ऊ स्वर है ये व्यंजनों में जुड़ने लगा। जैसे मन का मनु, चल का चलु, अंग का अंगु हो गया। अब अनुनासिकता, स्वरों में अनुनासिक रूप का विकास हुआ। जैसे क्या हुआ, चल ही था तो चल ही हो गया, पक्षी था तो उसका पाँख ही हो गया। अकारण अनुनासिकता भी कहीं कहीं आने लगी। जैसे अश्रु का अंशु, वक्र का वंक, और निरअनुनासिकीकरण की प्रवृत्ति भी इस भाषा में पाई जाने लगी। जैसे सिंह को सीह कर दिया, विंसति को 20 कर दिया। विंसति मतलब 20 होता है, संस्कृत शब्द है विंसति, और उसका हिंदी में या अपभ्रंश में हो गया 20, जो आज भी हिंदी में प्रचलित है। अब पांचवा जो है
व्यंजन संयोग को सरल बनाने के लिए स्वर भक्ति, स्वर भक्ति मतलब स्वर को इस्तेमाल किया जाने लगा, स्वर को प्रयोग में लाया जाने लगा। जैसे प्रदेश, प्रदेश में क्या कर दिया, परदेश कर दिया, ठीक है। मर्यादा को मर्यादा कर दिया। संयुक्त व्यंजन प्रायः समाप्त हो गए, स्वरों का द्वितीकरण हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, स्वर लोप। कई जगह क्या देखने को मिला कि स्वर लोप भी हो गया। आमतौर पर या तो आरंभिक स्वर लुप्त या अंतिम स्वर। जैसे अरण्य को रण्य कर दिया, अरण्य मतलब होता है जंगल, और रण उसका जो है अपभ्रंश का रूप हो गया, रण का मतलब भी जंगल होगा। और लज्जा का हो गया लाज, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं कि आमतौर पर आरंभिक स्वर लुप्त हो गए या तो अंतिम स्वर। जैसे अरण्य में आ जो है ये पहला आरंभिक स्वर है तो ये विलुप्त हो गया। लज्जा में क्या हुआ, अंतिम स्वर, जा में आ है तो अंतिम स्वर जो है विलुप्त हो गया और ये हो गया लाज। अपभ्रंश में ङा, ञा, न, श व्यंजन नहीं है। अपनी प्रकृति में टा वर्ग प्रधान भाषा है, ठीक है। इसमें टा वर्ग की प्रधानता हो गई। जैसे हर भाषा के बारे में कहा जाता है कि ये टा वर्ग प्रधान है, उकार बहुला भाषा है, तो इसका मतलब टा का प्रयोग इसमें ज़्यादा हो रहा था, ठीक है। अब देखिए अगला है, शब्द के बीच में आने वाले व्यंजनों में काफ़ी परिवर्तन। शब्द के जो बीच में व्यंजन आ रहे थे उनमें परिवर्तन होने लगा। अल्प प्राण व्यंजन आ अथवा या में परिवर्तित हो गए। जैसे वचन का हो गया वयण, नगर का हो गया णयर, कोकिल का हो गया कोवल, महाप्राण का हा में परिवर्तन हो गया। अब देखिए जैसे महाप्राण जो व्यंजन थे, महाप्राण कौन से होते हैं, खा है, घा है, धा है, भा है, ये सब महाप्राण व्यंजन होते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इनका हा में परिवर्तन हो गया। दधि को दही कर दिया गया, मुख को मुंह कर दिया गया। और व्याकरणिक संरचना, अब हम व्याकरणिक संरचना की चर्चा करेंगे, ठीक है। संज्ञा तथा कारक व्यवस्था। संज्ञा जो है 3 तरह के प्रयोग होने लगे। संज्ञा और कारकों में 3 तरह के प्रयोग होने लगे। पहला निर्विभक्तिक प्रयोग। जैसे हम क्या करते थे, संस्कृत में विभक्तियों का प्रयोग होता था। जैसे अगर रामः गच्छति, राम जाता है के लिए रामः गच्छति, और रामम, अगर राम को कोई करना है तो रामम, या आपणम गच्छति, बाजार जाता है, ठीक है। जब कर्ता, कर्म और करण सबकी अलग अलग विभक्तियां होती थीं, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, निर्विभक्तिक प्रयोग होने लगा। शब्द को केवल प्रातिपदिक के रूप में व्यक्त या एक ही विभक्ति से कई कारकों का काम लिया जाता था। उदाहरण के लिए ही प्रत्यय से कर्म, करण, संप्रदान और अपादान अधिकरण कारकों का प्रयोग लिया जाने लगा, ठीक है। जैसे अब देखिए यहाँ पर केवल एक ही प्रत्यय लगाया ही, और ही के साथ ही लगाने, किसी शब्द के साथ ही लगाने पर उसमें कर्म, करण, संप्रदान, अपादान सब प्रत्ययों का काम लिया जाने लगा, ठीक है। फिर सविभक्तिक का सरलीकरण हो गया। बहुत सारे प्रातिपदिक स्वरांत हो गए। जैसे जगत का जग हो गया, महान का महा हो गया। इसके अतिरिक्त रूप में जो संस्कृत में 8 थे, अपभ्रंश में 3 रह गए, ठीक है। कर्ता, कर्म और संबोधन के लिए 1, ठीक है। अब जैसे जो ये कारक थे, ये कर्ता, कर्म और संबोधन के लिए 1 कारक इस्तेमाल होने लगा। करण व अधिकरण के लिए 1 होने लगा, संप्रदान व अपादान के लिए 1 होने लगा। तो टोटल जो है हमारे पास 3 विभक्तियों का ही प्रयोग यहाँ पर रह गया, बाकी और खत्म कर दी गई। जैसे कर्ता, कर्म और संबोधन के लिए 1 हो गया, करण अधिकरण के लिए 1 हो गया, संप्रदान व अपादान के लिए भी एक ही रूप से काम चलाया जाने लगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखते हैं परसर्गों का स्वतंत्र विकास हुआ। अब ये देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विकास ये था, परसर्गों का स्वतंत्र विकास। संबंध कारक के लिए का विकास इस युग की बड़ी उपलब्धि है। जैसे पहली बार परसर्गों का प्रयोग होने लगा और संबंध कारक के लिए का प्रयोग इस युग में शुरू हुआ। अब वचन व्यवस्था, 2 वचन ही मिलते हैं। जैसे संस्कृत में कितने थे, 3 वचन थे, वचन ही यहाँ पर पाए जाते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत का द्विवचन यहाँ से हटा दिया गया। लिंग व्यवस्था,
लिंग व्यवस्था में देखिए पाली प्राकृत से चली आ रही नपुंसक लिंग के लुप्त होने की परंपरा तीव्र हो गई। जैसे नपुंसक लिंग का कहीं कहीं तो इस्तेमाल होता रहा, लेकिन ज़्यादातर नपुंसक लिंग का प्रयोग जो है खत्म कर दिया गया। अब देखिए विशेषण, संस्कृत की परंपरा के अनुसार ही संज्ञा और लिंग के अनुसार विशेषणों का परिवर्तित होना। ठीक, अब देखिए जो विशेषण थे ये संस्कृत के प्रयोग के अनुसार ही चलते रहे, संज्ञा और लिंग के अनुसार विशेषण जो है परिवर्तित होते रहे। विशेष प्रवृत्ति जो आई अपभ्रंश में, विशेष प्रवृत्ति संख्यावाचक विशेषणों का विकास हुआ। जैसे 10, 12, 13 ये सब विशेषण के रूप में इस्तेमाल किए जाने लगे या प्रयोग किए जाने लगे। अब देखिए क्या आता है काल संरचना। वर्तमान काल आमतौर पर संस्कृत की परंपरा में चलता रहा। ठीक है, भूतकाल हिंदी की तरह कृदंतों के आधार पर, और भविष्य काल में संस्कृत की परंपरा भी है और कृदंतों के आधार पर भी। परवर्ती अपभ्रंश में ब रूप विकसित, जैसे बाद की जो अपभ्रंश आई तो उसमें ब रूप विकसित हो गया। किसके लिए? भविष्य काल के लिए। जैसे चलब, जाइब, खाइब। और पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी की बोलियों में आज भी यह मिलता है। जैसे जो लोग इधर पूर्वांचल से या बिहार के क्षेत्र से होंगे, उनके यहाँ जो क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती हैं उसमें जाइब, खाइब, करब, चलब ये सारी क्रियाएं अभी भी प्रयोग में लाई जाती हैं। ठीक है, अब भविष्य काल का देखिए दो, एक जो है सा रूप है और एक हा रूप है। ठीक है, अब जैसे सा रूप में हम देखेंगे कि चलिसई। ठीक है, हा रूप चलिहई या चलिहे। ठीक है, तो इस तरीके से सा रूप और हा रूप भी भविष्यकाल के लिए प्रयोग में लाया जाता रहा। अब देखेंगे हम क्या सर्वनाम व्यवस्था। अब इसकी जो है जटिलता बनी हुई है, किंतु इसकी संख्या काफ़ी कम दिखाई पड़ती है। ठीक है, जैसे तुम्हें सर्वनाम का विकास हुआ, तुम्हें सर्वनाम का विकास अपभ्रंश में पाया जाने लगा। पूर्वी हिंदी में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम तुहार, महार इस काल से ही विकसित हुए। जैसे तुहार, महार, तोहरा ये सारे अभी भी पूर्वी हिंदी की जो भाषाएं हैं, बोलियां हैं, उनमें ये सर्वनाम पाए जाते हैं। तो वो सर्वनाम विकसित हुए थे कहाँ से? अपभ्रंश से। ठीक है, अब देखेंगे क्या हम क्रिया संरचना। कोई विशेष परिवर्तन क्रिया संरचना में नहीं हुआ, कुछ नए धातु रूप विकसित हुए। जैसे उठ, बोल, ये सब नए धातु रूप जो है विकसित होने लगे। अब हम बात क्या करेंगे? जैसे व्याकरणिक संरचना पे हमने बात कर ली और ध्वनि संरचना पे बात कर ली। अब क्या है? शब्दकोशीय प्रवृत्तियों पर बात करेंगे। ठीक है, शब्दकोशीय प्रवृत्तियों में हम देखते हैं क्या कि सर्वाधिक शब्द जो हैं वो तद्भव से होते हैं। फिर देशज शब्द हैं जो कि क्षेत्र में या अंचल में अपने आप लोगों के बीच पैदा हुए। ठीक है, उसके बाद जो है तत्सम है और सबसे कम है विदेशी शब्द। जैसे इस समय विदेशी शब्द जो है आ चुके थे। तो संस्कृत जो है वो क्या है? संश्लिष्ट भाषा है और यहाँ पर विकेंद्रीकरण हो गया। भाषा जो ये अपभ्रंश है ये विकेंद्रीकृत हो गई। अपभ्रंश का विकास विकेंद्रीकरण पद्धति से हुआ, जिससे देशज भाषा के शब्दों का विकास तीव्र गति से होने लगा। ठीक है, अब देखिए जैसे क्या है कि जो तद्भव शब्द हैं वो संस्कृत से आते हैं और देशज जो है वो विकेंद्रीकरण की वजह से जो अंचल में पैदा हुए शब्द वो देशज कहलाए। अब जो है ध्वन्यात्मक शब्द किलकिल, झलझल, खुण, घर गृहस्थी वाले जैसे और भी शब्द रस्सी, घूंघट, मुग्ग, और क्रियाएं जैसे थक्कई, थकता है, तड़फड़ाई, तड़पता है, ये सब जो हैं कैसे हैं? देशज शब्द हैं। और तत्सम शब्दों की भी संख्या बढ़ने लगी। कारण क्या है? ब्राह्मण वर्ग का पुनरुत्थान हुआ। जैसे जो ब्राह्मण धर्म है, ब्राह्मण वर्ग है, उसका पुनरुत्थान हुआ और सरलीकरण की प्रक्रिया में कई शब्दों को एक दूसरे से अलग करना संभव नहीं रह गया। ठीक है, अब जैसे क्या हुआ? सुप्त, सूत्र, सूक्त तथा शक्ति का सुत्त हो गया। अब इनका सबका अगर सुत्त ही होने लगा प्रयोग तो इनमें विभेद करना काफ़ी मुश्किल हो गया। तो इसलिए फिर से तत्सम शब्दों का प्रचलन थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया। और अंतिम काल में विदेशी संस्कृतियों के आगमन से फारसी और अरबी के कुछ शब्द शामिल हो गए। जैसे तब तक विदेशी जो शक्तियाँ थीं वो भारत में प्रवेश कर चुकी थीं और उनकी संस्कृति भी उनके साथ आ चुकी थी, तो कुछ शब्द जो है उनसे भी हमारी भाषा में शामिल होने लगे। जैसे
तहसील, नौबती, रूमाल आदि। ठीक है, अपभ्रंश की प्रवृत्ति को एक व्यवहारिक उदाहरण से समझना ज़्यादा उपयुक्त होगा। एव जिम नग्गु गिव, एव जिम नग्गु गिव अडसिरी खग न अग्गु, तिखा तुरीण माड़िया गोरी गले न लग्गु। एव जिम नग्गु गिव अडसिरी खग न अग्गु, तिखा तुरीण माड़िया गोरी गले न लग्गु। अर्थात जिस व्यक्ति ने सिर से तलवार को न तोड़ा हो। ठीक है, एव जिम नग्गु गिव अडसिरी खग न अग्गु, जिस व्यक्ति ने सिर से तलवार को न तोड़ा हो और जिसने तिखा तुरीण माड़ियाँ, तेज घोड़े को नियंत्रित न किया हो, जिसने इस गोरी गले न लग्गु, ठीक है, जो किसी स्त्री से प्रेम न किया हो, उसका जीवन बेकार है। एव जिम नग्गु गिव, उसका जीवन बेकार है। अडसिर खग न अग्गु, जिसने अपने सर पर तलवार को न तोड़ा हो। तिखा तुरीण माड़िया, जिसने तेज घोड़े को नियंत्रित न किया हो, अड़ियल घोड़े को नियंत्रित न किया हो। गोरी गले न लग्गु। ठीक है, थोड़ा सा ये अपभ्रंश है, इसमें टावर की प्रधानता आ जाती है और ये णा का प्रयोग होता है, तो जो कि हिंदी में नहीं होता है, इसलिए हम लोगों को थोड़ा उच्चारण इसका करने में मुश्किल होती है। अपभ्रंश के भेद, ठीक है, अपभ्रंश के भेद पर चर्चा कर लेते हैं। तो जिन विद्वानों ने अपभ्रंश को एक प्रदेश की विशेष भाषा माना है, उन्होंने आमतौर पर इसके कम भेद प्रस्तुत किए हैं। नेमि साधु ने 3 भेद माना है। ठीक है, एक नेम साधु जो थे विद्वान थे, तो इन्होंने इसके 3 भेद माने हैं। पहला है उपनागर अपभ्रंश, दूसरा है आभीर अपभ्रंश और तीसरा ग्राम्य अपभ्रंश। और एक अन्य विद्वान मार्कंडेय ने प्राकृत प्रकाश में 3 ही भेद माने, नागर, उपनागर और ब्राचड। डॉक्टर तगारे का विश्लेषण थोड़ा इसमें महत्वपूर्ण आता है। ठीक है, जिसमें इन्होंने कहा क्या, पहली अपभ्रंश बताया पूर्वी अपभ्रंश, मध्य देश के पूर्वी भाग में प्रयुक्त होती थी। सराहपा, कण्हपा आदि सिद्धों का साहित्य जो है इसी अपभ्रंश में लिखा गया। किसमें? पूर्वी अपभ्रंश में। और दूसरा जो है इन्होंने बताया पश्चिमी अपभ्रंश, गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र में ये प्रयोग में लाई जाती थी। कालिदास के नाटकों में निम्नवर्गीय पात्र जो है यही भाषा बोलते थे। कौन सी? पश्चिमी अपभ्रंश बोलते थे। भविष्यत कहा पाहुड़ दोहा में ये पश्चिमी अपभ्रंश प्रयुक्त हुई है। भविष्यत कहा किसकी है? धनपाल की। ठीक है, अब देखिए दक्षिणी अपभ्रंश संभवतः बरार आदि के उस क्षेत्र की भाषा है जहाँ जैन कवियों ने रचनाएं की। ठीक, जैन साहित्य में जो प्रयोग हुआ वो दक्षिणी अपभ्रंश हुआ। और विष्णु धर्मोत्तर, इन्होंने शैली के आधार पर बताया कि इसके अनंत भेद होते हैं, लेकिन डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने बताया कि ये जो प्राकृतों से ही निकली हुई हैं, तो ये प्राकृतों के आधार पर ही इनका विभाजन किया जाएगा। जैसे शौरसेनी प्राकृत से शौरसेनी अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय प्राकृत से महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, मागधी प्राकृत से मागधी अपभ्रंश, पैशाची प्राकृत से पैशाची अपभ्रंश, अर्धमागधी प्राकृत से अर्धमागधी अपभ्रंश। अब ऐसे प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं जिनसे इनकी पुष्टि की जाए, लेकिन मोटे तौर पर यही विभाजन जो है वो मान्य है। वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आखिर में सबसे यही गुजारिश है कि हमारा ये वीडियो देखें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपके लिए पूरा हिंदी साहित्य का वीडियो या पूरा हिंदी साहित्य का कोर्स यूट्यूब पर उपलब्ध करा सकें। धन्यवाद।